गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 9 अगस्त 2022। आज वार है, मंगलवार। आज का न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी पहली स्लाइड है वो बता रही है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स है। तो ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा हम जान लेते हैं। तो 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स इज मार्केट एवरी ईयर। हर साल ये मनाया जाता है। ये 9 अगस्त आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है। दिस स्पेशल डे इज मार्केट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस पॉपुलेशन अराउंड द ग्लोब। तो इंडिजीनियस जो घरेलू पॉपुलेशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के तौर पे इस दिन को देखा जाता है। यूनाइटेड नेशंस डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस डे टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटीज। तो जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करने के लिए 9 अगस्त को एज ए इंटरनेशनल डे डिसाइड किया गया है यूएन के द्वारा मनाने को। और 9 अगस्त आपका इंटरनेशनल डे होता है, इसको आपको याद रखना है इंडिजीनियस पीपल्स के लिए। अब हम एक मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। तो ये बोल रहा है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। नेल्सन मंडेला आप जानते हैं, काफ़ी बड़े हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं। ठीक है। और इनकी एक कोट है, इन्होंने बताया है कि जो चीज़ें कभी ऐसा फील होती है हमेशा कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो तब तक होती हैं जब तक कि उनको कंप्लीट ना किया जाए। तो आप यदि कंसिस्टेंटली कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, लगातार अपने प्रयासरत रहते हैं, तो डेफिनेटली उसको क्रैक किया जा सकता है। इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनको हम देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं हम। तो फर्स्ट न्यूज़ रही है वो है, कर्नाटका में अब स्टडी हुई है और पता चला है कि जो एग्स है मिड डे मील के अंदर वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं चिल्ड्रंस की, उनकी ग्रोथ के अंदर। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे क्लियर एविडेंस निकल के आया है। हालांकि काफ़ी न्यूज़ पहले कंट्रोवर्सी भी थी कि मिड डे मील के अंदर एग्स वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक जो पेरेंट्स थे वो इसके अपोज में भी थे। लेकिन अभी फाइनली जब कर्नाटका के अंदर इसको किया गया है जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और जब किया गया तो अभी पाया गया, ठीक है, कि फाइनली जो एग्स हैं वो मिड डे मील का पार्ट बनाए गए। और उससे पता चला है कि जो लड़कियां हैं 8वीं क्लास तक की, उनके अंदर 71% मोर वेट देन देयर पीयर्स हु वर नॉट सर्व्ड एग्स, जिनको कि एग प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट इसका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टंटिंग एंड वास्टिंग की प्रॉब्लम रहती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्टंटिंग एंड वास्टिंग का रेशियो क्या है इंडिया के अंदर। ठीक है। तो स्टंटिंग एंड वास्टिंग की प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है, फैट भी उनके अंदर कम है, बॉडी मास इंडेक्स भी कम है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट है कर्नाटका का, और इस तरीके के इसके रिजल्ट्स को शो किया जाना, जिससे कि बॉडी मास इंडेक्स जो आपका है वो लड़के लड़की दोनों में बढ़ सकता है। तो ये काफ़ी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है जो कि वाइटल रोल प्ले कर सकती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि मिड डे मील स्कीम क्या है उसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन 15 अगस्त 1995। तो ये मिड डे मील स्कीम जो है एक्चुअली में 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई है। ठीक है। इसका नेम क्या था, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, NSPE, इन अक्टूबर 2007। ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट पहले हुई है, बाद में इसका नेम इस तरह से रख दिया गया है, और NSPE वाज रीनेम्ड एज, फिर बाद में इसको और बदल दिया गया। ठीक है। और नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील स्कूल्स विच इज प्रोग्राम मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। तो मोस्टली आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि एक्चुअली में नाम यहाँ से बाद में बदला गया है इसका, है ना। तो बाद में नाम बदल दिया गया है। पहले जो स्कीम थी वो स्कीम जो थी 1995 के अंदर लॉन्च हुई है, बाद में इसका नाम बदल के अभी रिसेंटली जो इसका नाम है वो आपको याद रखना है कि मिड डे मील इन स्कूल्स स्कीम जो है ये चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है MDM का, मिड डे मील स्कीम का। ठीक है। मिड डे मील मिशन का। ठीक है। इसका जो मेन मोटो है वो है टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू द डिसएडवांटेज सेक्शन इन द स्कूल्स, लीडिंग एनरोलमेंट टू इंक्रीज द अटेंडेंस इन द स्कूल्स, टू रिटेन चिल्ड्रंस स्टडिंग इन 1 to 8 क्लास, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्टेज इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। सो बेसिकली सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से 8 क्लास तक के लिए थी स्कीम, और इसके थ्रू एनरोलमेंट को बढ़ाने की भी कोशिश थी, और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इसको काफ़ी लॉन्च किया गया, और काफ़ी एक वेल नॉन स्कीम है ये। ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है मानसून सेशन के रिगार्डिंग। तो अभी क्या एडजमेंट हो गया है, 4 दिन पहले ही
मानसून सेशन का, ठीक है, जो 12 अगस्त को एक्चुअल में बताया गया था कि होगा, लेकिन इसको पहले ही कर दिया गया है और 8 अगस्त को ही, 4 दिन पहले ही इसका एडजर्नमेंट कर दिया गया है। तो अब इसमें हम कंसेप्ट को जान लेंगे कि एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट सिने डाई क्या होता है, ठीक है, प्रोरोगेशन क्या होता है, इनके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि अभी ये 16th लोकसभा आपकी चल रही है, ठीक है, सॉरी, ये 16th जो है ये एक्चुअली में सिटिंग थी लोकसभा की, 17th लोकसभा भी चल रही है, उसकी 16th जो सिटिंग थी ये, ठीक है। पूरा जो टाइमिंग रहा वो 44 आवर्स एंड 29 मिनट्स रहा, पूरा टोटल नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स जो रहे राज्यसभा के अंदर, इसको जानना आपके लिए जरूरी है एज ए जिज्ञासु इंसान के तौर पर, ठीक है। और पूरे जो बिल पास किए गए लोकसभा में 7 हुए हैं, राज्यसभा में 5 बिल पास हुए हैं इसमें, और प्राइवेट मेंबर बिल जो इंट्रोड्यूस किए गए 91 और 27 रहे। क्वेश्चंस वगैरह की बात आती है तो इनके बारे में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये 17th लोकसभा भी हमारे यहाँ पे चल रही है, काफ़ी सारी छोटी छोटी फैक्चुअल नॉलेज उनको आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं भी आपके क्वेश्चन में एज ए सप्लीमेंट नॉलेज काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 16th जो ये बैठक हो रही थी, सिटिंग हो रही थी, इसमें हुआ क्या है कि इसको 4 दिन पहले ही रोक लिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा देखते हैं कि एडजर्नमेंट होता क्या है। तो एडजर्नमेंट है जो सस्पेंड द वर्क इन द सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। तो एडजर्नमेंट जो होता है वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए सिटिंग को क्या कर देते हो, आप सस्पेंड कर देते हो, विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स। इन दिस केस द टाइम ऑफ रीअसेंबली इज स्पेसिफाइड। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, एडजर्नमेंट के अंदर रीअसेंबली का टाइम स्पेसिफाइड होता है। एंड एडजर्नमेंट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग एंड नॉट ए सेशन ऑफ द हाउस। इसमें केवल एक सिटिंग है वो टर्मिनेट होती है, ठीक है, सेशन नहीं टर्मिनेट होता है। और इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है स्पेसिफाइड होती है, द टाइम ऑफ रीअसेंबली का टाइम है वो स्पेसिफाइड होता है। एडजर्नमेंट सिने डाई की यदि हम बात करें तो एडजर्नमेंट सिने डाई जो होता है मीन्स टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एन इनडिफिनाइट पीरियड। तो इसको अनंत काल के लिए एक तरीके से, मतलब कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसके लिए इसको एक तरह से एडजर्नमेंट कर दिया जाता है, स्पेसिफाइड कोई डेट नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स व्हेन द हाउस इज अजर्न्ड विदाउट नेमिंग ए डे फॉर रीअसेंबलिंग इट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सिने डाई। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास ये पावर होता है साइन डाई का। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होता है जो आपका एडजर्नमेंट सिने डाई होता है वो। प्रोरोगेशन जहाँ पे आता है उसके लिए हम बात करते हैं। तो प्रोरोगेशन मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 85। तो प्रोरोगेशन क्या होता है, पूरे सेशन को एंड कर देना एक तरीके से, ठीक है। एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स बोथ द सिटिंग ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो मतलब सिटिंग और सेशन दोनों को ही प्रोरोगेशन बंद कर देता है। तो अभी ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अभी चल क्यों रही है एक्चुअली में देखा जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट किस किस की चीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो लाइक जैसे अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, प्राइस राइस जो इंक्रीज हो रही है उसको लेकर चल रहा था, सेंट्रल प्रॉब एजेंसी जो काम कर रही है ईडी वगैरह, उनकी रिगार्डिंग मतलब काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डिसरप्शन हो रहा था, ठीक है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत तरीके से देखा जा रहा है कि आप पार्लियामेंट जो हो रही है उसको रन नहीं करने दे रहे हो या फिर पार्लियामेंट को रोक रहे हो। तो काफ़ी लोग ट्विटर पर आके इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रेन करके एक जो तृणमूल के एमपी हैं उन्होंने काफ़ी लिखा भी है ट्विटर के ऊपर कि मॉकिंग करना पार्लियामेंट की बंद कीजिए। और जो पार्लियामेंट की मॉकिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह, उसको मतलब कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उनका बोलना है ऐसा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने इसको एक गुजरात का जिम खाना बना दिया, लाइक इस टाइप की उन्होंने ट्वीट किए हैं ट्विटर के ऊपर। तो इस वजह से काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में काफ़ी बार बताया भी जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो डिसरप्शन होता है पार्लियामेंट का, और उसकी वजह से यदि पार्लियामेंट की वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम होती है और यदि टाइम कम हो जाता है तो एक्चुअली में डेमोक्रेसी का ही लॉस है। क्योंकि जो हमने चुन के नेता भेजे हैं उनको लोगों के लिए काम करना चाहिए, और यदि वो काम नहीं कर रहे हैं उतना प्रॉपरली तो ये डेमोक्रेसी का लॉस है इन लॉन्ग रन। तो डेमोक्रेसी का लॉस है, हमारी कंट्री का लॉस है, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इसको आपको लंबे दौर तक लेके जाना चाहिए और पूरे टाइम को ऑप्टिममली यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, ओके। तो ये न्यूज़ थी इस तरह से। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अभी कृष्णा और गोदावरी की जो लेवल है वो काफ़ी राइज हो रही है, क्योंकि काफ़ी पानी वानी आ रहा है। हैवी रेन इन कैचमेंट एरिया इन द महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसकी वजह से काफ़ी हो गया है कि जो आपको कृष्णा और गोदावरी रिवर है इनको हम थोड़ा इसकी वजह से जान लेंगे। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेसिकली लेवल्स हाई हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वाटर की लेवल जो है बढ़ रही हैं। तो कृष्णा रिवर को थोड़ा देखते हैं अच्छे से, है ना। तो कृष्णा रिवर जो है वो सेकेंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की आफ्टर गोदावरी रिवर। तो गोदावरी की रिवर के बाद आपको ये फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में काम आएगी। तो ये जो कृष्णा रिवर आप देख पा रहे हो ये सेकंड सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी रिवर के बाद, और ये महाबलेश्वर के पास सतारा करके जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की वहाँ पे ये ऑरिजिनेट होती है।
और ये याद रखना है आपको फैक्चुअली, 4 स्टेट्स के अंदर से जाती है, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, और जो बचा हुआ 1300 किलोमीटर की यात्रा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो तुंगभद्रा है, मालाप्रभा है, कोयना है, भीमा है, घाटप्रभा है, येला है, वर्णा है, दिंडी है, मूसी है, ठीक है, और दूधगंगा है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिवर और यहाँ पे ये फॉल हो जाती है, तो इसमें ये रिवर भीमा आके एक जुड़ रही है, ठीक है। इस तरह से तुंगभद्रा यहाँ से आके गिर रही है। पेन्नार रिवर के बारे में आपको पला रिवर, कावेरी रिवर वगैरह ये साथ में है ही नीचे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र से जाती है, फिर नॉर्थ, उसके बाद कर्नाटका से होती हुई और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद नीचे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि सेकंड बिगेस्ट रिवर है ये, ठीक है, साउथ की। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कृष्णा रिवर के ऊपर। इस तरह से अब गोदावरी रिवर को भी हम देख लेते हैं थोड़ा। तो गोदावरी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी रिवर है ये। इट इज़ कॉल्ड द दक्षिण गंगा। गोदावरी रिवर राइज फ्रॉम द हमारा ये त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक से ये निकलती है, महाराष्ट्र से, और ये लेंथ पूरी जो है 1465 बिफोर आउट फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले 1465 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे गोदावरी बिंग जो बेसिन है वो एक्सटेंड होता है काफ़ी स्टेट्स के अंदर, लाइक महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। और एडिशनल टू द स्मॉलर पार्ट्स इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड वगैरह वगैरह। तो इसमें जो ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसको याद रखना है। प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, प्राणहिता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्राणहिता, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, याद रखना है आपको अच्छे से। कंबाइंड फ्लो ऑफ द वेनगंगा, पेनगंगा एंड वर्धा, इसको एक तरह से प्राणहिता बोला है इन्होंने। इंद्रावती, मन्ना और उसका मनेर और सबरी। तो इस तरह से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सबसे बड़ी रिवर है, यहाँ पे जाके फॉल हो जाती है, और ये दक्षिण की गंगा भी बोली जाती है। और त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक से ये निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से निकल रही है और फिर जाते हुए ये कुछ कुछ जगह भी बताई गई है जहाँ से निकल रही है, फ्लो हो रही है, और उसका कैचमेंट एरिया वगैरह, और उसका जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन, उसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कौन कौन से स्टेट्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो हमने यहाँ पे इस न्यूज़ के जरिए ये दोनों रिवर्स को कवर कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे न्यूज़ थी नहीं आज के न्यूज़पेपर में भी। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसके रिगार्डिंग एक जो न्यूज़ है वो वही है कि यूएस ने भी प्लेस किया है 1 बिलियन मोर रॉकेट्स अदर आर्म्स फॉर यूक्रेन, इट्स बिगेस्ट डिलीवरी सो फार। तो अभी पता है आपको यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है, काफ़ी हॉट एक मतलब ग्लोबल इशू है, इन्फ्लेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी कंट्रीब्यूट ये कर रहा है। तो यूएस ने मतलब फाइनली डिसाइड किया है कि वो 1 बिलियन और मतलब कि कंट्रीब्यूट करेंगे यूक्रेन के लिए, ठीक है। तो ये 1 बिलियन होता क्या है, तो 1 बिलियन अभी करेंसी मतलब एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जितनी भी चल रही होगी। तो यदि मैं करेंसी एक्सचेंज रेट को 78 मान लेता हूँ तो 7880 करोड़ इज द 1 बिलियन। जैसे कोई कंपनी यदि 1 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर जाती है तो हम उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, दैट इज यूनिकॉर्न कंपनी। अभी काफ़ी यूनिकॉर्न कंपनीज बन रही हैं, ठीक है। तो उसी तरह से 1 बिलियन जो डॉलर है उसको इन्होंने प्लेज किया है कि वो यूक्रेन सपोर्ट में इसको देंगे रशिया को काउंटर करने के लिए। तो ये इनका प्लेज रहा है। इंडिया ने बैडमिंटन टेबल, अभी जो एक छोटी न्यूज़ है, हालांकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, छोटी नहीं है, लेकिन हम इसको मतलब ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। तो बैडमिंटन जो टेबल टेनिस, और इसमें 4th नंबर का इंडिया ने फिनिश किया है 4थी स्टेज के ऊपर, जिसमें 22 गोल्ड इंडिया को मिले हैं। तो ये कॉमनवेल्थ गोल्ड के बारे में पूरा जो एक 61 मेडल्स के साथ इंडिया ने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सा टैली में इंडिया कहाँ पर रहा। तो 4th पोजीशन इंडिया को मिली है टैली के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और 61 मेडल्स हमको मिले हैं और 22 गोल्ड्स के साथ हमने फिनिश किया है। इस चीज़ को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा एडिटोरियल वगैरह को देखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और जो रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओके। तो जो फर्स्ट आपका एडिटोरियल है वो है ए लॉ विदाउट ए फ्लॉ। तो इसमें बोला गया है द एससी हैज़ पुट अनमेरिड वुमेन ऑन एन इक्वल फुटिंग इन अवेलिंग अबॉर्शन सर्विसेज। तो ये काफ़ी एक मतलब कि प्रोग्रेसिव हम बोल सकते हैं कि थॉट प्रोसेस चल रहा है अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रिसेंटली मतलब कोई केस फाइल हुआ था, उसमें फाइनली डिसाइड भी किया गया था कि इक्वल स्टेटस पे रखा जाएगा अनमेरिड वुमेन को भी। अभी उसके ऊपर थोड़ा बातचीत चल रही है, तो उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है। तो इसमें लिखा हुआ है एडिटोरियल में, एक्चुअल में इस एडिटोरियल की यदि मैं थीम बता दूँ तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो मैरिड वुमेन होती है और अनमेरिड वुमेन होती है उनके साथ अब तक डिस्क्रिमिनेशन था एक तरीके से, कि ऑन बिहाफ ऑफ 20 वीक्स के बाद जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। मैरिड वुमेन को अपर हैंड पे रखा हुआ था, अनमेरिड वुमेन को थोड़े डिसएडवांटेज थे। तो उसके ऊपर एक केस फाइल हुआ था, उसमें एक वर्डिक्ट आया। उसके बाद अभी राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सोच रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेसिव जजमेंट लाई जाए और कुछ प्रोग्रेसिव सा जजमेंट इसके ऊपर डिलीवर किया जाए, ताकि हम इक्वल
स्टेटस ऑफ वुमेन की बात कर सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मैरिज या पार्टनर का होना कोई ग्राउंड नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, तो आपको इक्वल स्टेटस देना चाहिए, चाहे वुमेन मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। केवल मेयरली इस फैक्ट के ऊपर कि उसके साथ उसका पार्टनर नहीं है, उनको अबॉर्शन करने से रोकना इज़ नॉट लाइक गुड काइंड ऑफ जस्टिस, सो इट्स नॉट लाइक इक्वल जस्टिस। तो इसके रिगार्डिंग ये सेंट्रल थीम है इसकी। अब इसके अंदर का जो पूरा है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, मोस्ट सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ जो जजमेंट्स होती हैं वर्ल्ड वाइड भी यदि देखा जाए तो वो क्या होता है, एलिमिनेट किया जाएगा इनहेरेंट बायस वेस्टेड इन ए लॉ और रूल। मतलब हमारे काफ़ी सारे लॉ जो है कॉलोनियल लॉज भी हैं, और बहुत सारे लॉ जो हैं हमारे पैट्रियार्कल थॉट से भी इंस्पायर्ड रहे हैं। तो उन लॉज को एक्चुअली में एलिमिनेट करना और उसके अंदर जो बायसनेस है उसको एलिमिनेट करना, यही एक एक्चुअली में सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ जजमेंट मानी जाती है ना, उसे प्रोग्रेसिव जजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो अभी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के अंदर भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है क्योंकि केसेस है ना, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या है। तो उसमें भी एक्चुअली में ओवरटर्न करने की कोशिश की जा रही है कुछ प्रोग्रेसिव जो लॉज रहे हैं अमेरिका के अबॉर्शन वगैरह के। तो उस वजह से भी ये आर्टिकल थोड़ा सा और ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, जब हम थोड़ा पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हैं तो। ठीक है, तो जो अपेक्स कोर्ट है उन्होंने एक्चुअली में क्या किया है, अबॉर्शन बियॉन्ड द 20 वीक्स ऑफ ए यंग अनमेरिड वुमेन हुज पार्टनर पार्टेड अवे। ठीक है, तो इसमें भी उनको भी इक्वल राइट के ऊपर लेके आने के ऊपर थोड़ा बातचीत चल रही है। तो एक जो बेंच है DY चंद्रचूड़ की एंड जो पर्दा वाला है आपके JB पर्दा वाला, उन्होंने कंसिडर कर रहे हैं प्रोनाउंसिंग करने के लिए एक जजमेंट को कि वुड मेक एक्सेस टू द मेडिकल अबॉर्शन ए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो मेडिकल अबॉर्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए, ऐसा कुछ उनके ऊपर थिंकिंग चल रही है प्रोग्रेसिव जजमेंट को लेके। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो जो आपका होता है जो आपका प्रेगनेंसी के लिए जो टर्मिनेशन एक्ट है, एक तो प्रेगनेंसी एक्ट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, इसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, और जो रूल्स है वो 2003 के हैं, और वो प्रोहिबिट करते हैं अनमेरिड वुमेन को हु आर बिटवीन 20 वीक्स टू 24 वीक्स प्रेग्नेंट टू टर्मिनेट दी प्रेगनेंसी। तो ये जो लॉज है वो एक तरीके से वुमेन को रोकते हैं कि जो 20 वीक से 24 वीक्स के बीच की प्रेगनेंसी है, मतलब वो रोकते हैं यदि कोई वुमेन अनमेरिड है तो, है ना। द कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट जो है एक तरीके से वो मतलब इनइक्वलिटी है, ये इस तरह से ये डिनोट करता है एक तरीके का ये लॉ जो है इनइक्वलिटी को, कि ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर है या नहीं है, आप इनइक्वलिटी लेके आ रहे हो ना। तो इफ़ ए मैरिड वुमन हैड टू एक्सेस द अबॉर्शन ऑफ द फैसिलिटी व्हेन देन व्हाई शुड नॉट एन अनमैरिड वुमन। तो वही क्वेश्चन है कि अनमैरिड वुमन को क्यों रोका जा रहा है जब मैरिड वुमन को ये अवेलेबल है अधिकार। तो इस वजह से अभी प्रोग्रेसिव मतलब इसके ऊपर विचार चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है सब कुछ। तो आर्टिकल जो 14 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि भाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ होना चाहिए। तो आप क्यों इस बिहाफ पे आप किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। अभी यूएस के अंदर भी एक ओवरटर्न किया गया है रो वर्सेस वाडे करके, जो एक लॉ मतलब एक काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट थी पास्ट में, तो अभी उसको ओवरटर्न किया जा रहा है और अबॉर्शन वगैरह के ऊपर थोड़े कर्टेल वगैरह किए जा रहे हैं। तो इस वजह से ऐसी कंडीशन के अंदर इंडिया के अंदर इस तरह से प्रोग्रेसिव जजमेंट के ऊपर जजमेंट्स का आना या उसके ऊपर प्रोग्रेसिवली कंसिडर भी करना काफ़ी एक मतलब दिखा रहा है कि हमारी कंट्री एक प्रोग्रेसिव जजमेंट की ओर जा रही है। ठीक है, तो वो सब कुछ इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन दी वुमेन्स ऑन ग्राउंड ऑफ दैट कि वो मैरिड है या अनमेरिड है। वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए अबॉर्शन के टाइम पे आफ्टर 20 वीक्स जो कि किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ 2003। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये थीम थी इसकी एक्चुअली में। ओके, अब नेक्स्ट हम थोड़ा आर्टिकल देखते हैं एक। ठीक है, और हम एक जो नेक्स्ट एडिटोरियल देख रहे हैं वो है PMLA के रिगार्डिंग। ठीक है, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की विल बी मतलब एक तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को किल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है ना PMLA के द्वारा। इस तरीके का एडिटोरियल बनाया गया है ना। तो कुछ प्रॉब्लम है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि PMLA के साथ क्या दिक्कत है एक्चुअली में, कहाँ पे एरर्स है PMLA के अंदर, ये आपके जो राइटर है वो बताने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहूँगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा हम किसको फॉलो करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे आर्टिकल 21 के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ की बात की गई है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो हम प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं आफ्टर 1980s। ठीक है, अभी काफ़ी हमारी जजमेंट्स के अंदर हमारे लेजिस्लेशन के अंदर भी हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर जो लिखा हुआ है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो जहाँ पे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ थोड़ा नैरो कंसेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। जहाँ पे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ केवल प्रोसीजर की बात करता है, ड्यू प्रोसेस है वो इंटेंट की भी बात करता है। ठीक है, ये एक अमेरिकन मॉडल है, USA के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, वहीं पर ब्रिटेन से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ निकलता है। ठीक है, दोनों ही कुछ पॉजिटिव कंसेप्ट हैं। ठीक है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा और इंटेंडेड और इसके जो है कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है।
तो जैसे कि आप एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो और उस प्रोसीजर जो वेल डिफाइंड प्रोसीजर बना दिया गया है उसको फॉलो करते हुए आप कोई लॉ बना रहे हो, लेजिस्लेशन लेके आ रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। वहीं पे यदि जो आपका लॉ आप लेके आ रहे हो उसमें आप प्रोसीजर तो फॉलो कर रहे हो लेकिन उसके पीछे का इंटेंट भी करेक्ट है, तो दैट इज समवेयर कॉम्प्रिहेंसिवली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो बताया जा रहा है कि 1980s के अंदर आपको पता है मेनका गांधी का उस टाइम पे उससे पहले ही केस रहा था जिसमें कि एक वर्ड जोड़ा गया था डिग्निटी, कि लाइफ डिग्निटी के साथ रहनी चाहिए। आर्टिकल 21 के अंदर वर्ड जोड़ा गया था कि राइट मेरली एनिमल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस आर नॉट लाइफ, ठीक है, इट शुड बी डिग्निफाइड ऑल्सो। तो डिग्निटी के साथ लाइफ होना ये है ना, वहाँ वहीं से थोड़ा सा भी बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इवॉल्व होने लगा था जिसमें कि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि प्रोग्रेसिव और ज़्यादा हों। तो ये राइटर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली में कि पीएमएलए के थ्रू जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो काफ़ी हद तक हैम्पर हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है और एक्चुअली में वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके लिए अपनी कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम देखते हैं थोड़ा। तो ये बता रहे हैं कि जो पीएमएलए एक्ट है वो डील करता है बेसिकली प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का होता है उसके साथ, है ना। लेकिन इसमें हमको एक इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि पीएमएलए टू कम इनटू एक्शन देयर मस्ट हैव बीन अनदर क्राइम इंडिपेंडेंट ऑफ द पीएमएलए। पीएमएलए को एक्शन में आने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्राइम भी होना चाहिए जो कि पीएमएलए के साथ हो, फ्रॉम विच, ठीक है, जैसे कि पैसा वैसा ड्राइव किया गया है तो कोई क्राइम रहा होगा जिससे कि पैसा ड्राइव किया गया तो उसका भी उसके साथ में होना जरूरी है। दिस अदर क्राइम इज डिस्क्राइब एट द प्रेडिकेट ऑफेंस, इसे प्रेडिकेट ऑफेंस के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल थीम है इसकी वो यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें अफेक्ट हो रहा है लीगल प्रोसीजर। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो चैलेंज बिफोर द कोर्ट वाज द व्हेन द प्रेडिकेट ऑफेंस आर गवर्न्ड बाय द रेगुलर क्रिमिनल प्रोसेस। तो जैसा कि हमको पता है कि जो मतलब साथ में जो ऑफेंस हुआ है पीएमएलए के साथ में वो रेगुलर क्राइम जो क्रिमिनल प्रोसेस है उसके थ्रू गवर्नड होगा। वहीं पे बहुत ज़्यादा डेविएशंस हैं, मेजर डेविएशंस फ्रॉम द प्रोसीजर इन पीएमएलए। पीएमएलए के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं वो जो जनरल प्रोसीजर्स हमारे हैं, रेगुलर क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारे हैं उससे अलग हैं, थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, थोड़े ज़्यादा कठोर है, ठीक है। तो जो कि केवल केवल कॉन्सिक्वेंशियल है, पीएमएलए का आना एक कॉन्सिक्वेंशियल है, किसी क्राइम की वजह से पीएमएलए आ रहा है तो एक कॉन्सिक्वेंशियल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पीएमएलए में काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टली आर्बिट्रीनेस आ जाती है और वॉयलेटिव हो जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 20 एंड 21 का पीएमएलए, ठीक है, जो कि कॉन्सिक्वेंशियल है, जो कि पहले कोई क्राइम हुआ है उसका कॉन्सिक्वेंशियल है और जिसको कि हम और क्राइम्स को हम रेगुलर क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू हैंडल करते हैं, वहीं पे इसमें हम बहुत ज़्यादा मेजर डेविएशन फील कर रहे हैं। और डेविएशन हो रहा है पीएमएलए के अंदर प्रोसीजर के अंदर क्योंकि इसमें आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो इसके अंदर नॉर्म्स होते हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जो आपके नॉर्मल रेगुलर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज होते हैं उससे पीएमएलए के लिए लॉज काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे बेल बहुत टफ होती है, बेल का प्रोविज़न बहुत मुश्किल होता है, 10 साल की यहाँ पे सज़ा है आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब कि ये जो नॉर्मल रेगुलर जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स है उसको पीएमएलए फॉलो नहीं करता है। तो काफ़ी बार बताया जाता है कि आर्टिकल 14, 20, 21 का वायलेशन है जो कि अपने आप में ड्यू प्रोसेस को, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो अपने आप में इंश्योर करते हैं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो इंश्योर करते हैं आर्टिकल्स वो यदि वायलेट हो रहे हैं तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारा प्रभावित हो रहा है ड्यू टू द पीएमएलए, ठीक है। और फिर इसके लिए कुछ पॉइंट भी साइट करते हैं एक्चुअली में। हालांकि ये बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो कोर्ट्स हैं वो पीएमएलए को जस्टिफाइड बता रहे हैं इस लेजिस्लेशन को ऑन बिहाफ ऑफ, क्योंकि कंट्री को गवर्न करने के लिए और थोड़ा सा आयरन हैंड के साथ गवर्न करने के लिए थोड़ा सा जरूरी भी है और थोड़ा आयरन हैंड रिक्वायर्ड भी है कंट्री के अंदर इतनी वास्ट कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट और गुड इंटेंशंस है हमारी कंट्री को एक मतलब कि सिस्टमेटिक बनाए रखने के लिए पीएमएलए को लाना एक गुड इंटेंशन है, तो उस बिहाफ पे हमेशा इसको जस्टिफाइड कर दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाता है पीएमएलए को कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिर भी राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर दैट ऑल्सो कुछ एरर्स है पीएमएलए के अंदर, वो बताएंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे ये सेंट्रल थीम है तो थोड़ा हम इसको और देख लेते हैं उससे पहले मेजर डेविएशंस इन द स्कीम ऑल ऑफ विच ऑपरेट टू द डेट्रीमेंट, मतलब ये फालतू की बातें हैं सारी। अब हम देखते हैं इसमें, हाँ मतलब इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि पीएमएलए कैसे डिफरेंट है। तो जैसे आपको पता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो होता है जनरली जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं खुद की गवाही उसमें लागू नहीं होता है, यहाँ पे ये सेल्फ जो इंक्रिमिनेशन है वो लागू हो रहा है, ठीक है। आपको जनरली बेल वेल मिलने का के प्रोविजंस होते हैं, यहाँ पे बेल मिलना बहुत ही टफ है, ठीक है, और बेल के लिए भी नॉर्म्स है थोड़े वो अलग हैं। तो इस तरह से ये मेजर डेविएशन दिखा रहा है कुल मिला के पीएमएलए के अंदर किसी को आप लेके आ रहे हो तो, है ना, ठीक है। वन से पर्सन इज अक्यूज ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम आर अनटेंडेड प्रॉपर्टी शैल बी ऑन द अक्यूज। ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ है कि मतलब ये भी अक्यूज के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। अब एरर्स क्या है, अब राइटर जस्टिफाई करता है कि या फिर राइटर बताने की कोशिश करता है कि पीएमएलए क्यों गलत है।
मतलब पीएमएलए को गलत नहीं बताता, लेकिन बोलता है कि ऑन और कंपेरेटिवली हम देखें तो पीएमएलए जो है वो किस तरह से है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 3-4 फंडामेंटल एरर्स हैं। तो 3 फंडामेंटल एरर्स फॉर मल्टीपल रीजन्स। वन, पहली क्या है, लेजिस्लेटिव इंटेंट कैन बी बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, दैट इज वेदर द स्टेट हैज लेजिटिमेट पर्पज इन मेकिंग ए लॉ। तो ये बोल रहे हैं कि क्या लेजिटिमेट पर्पज है मेकिंग ए लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लाइसिस होता है किसी भी लॉ को लाने से पहले, तो उसकी लेजिटिमेसी को पहले देखा जाता है। हाउएवर, ठीक है, जो फंडामेंटल जो चैलेंज होते हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ सच ए लॉ, द यूज ऑफ द लेजिस्लेशन इंटेंट टू provision as constitutional means that the court has also treated legislative intent as the end point of its analysis। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है ना, और जो आर्टिकल 14, 20 और 21 को हमको रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए कोर्ट भी इस चीज़ को साइड कर रहा है कि फाइनल वो एम को देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, उसको ही एंड पॉइंट ऑफ एनालिसिस माना जा रहा है कोर्ट्स के द्वारा, ठीक है, बजाय और चीज़ों को ध्यान में रखने के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज को और उनकी चीज़ों को ध्यान में रखने के बजाय एंड जो लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक कंट्री को बनाए रखना, उसको ही ध्यान में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल एरर के तौर पे इसको भी देखा जा रहा है। सेकंड जो क्या हो रहा है कि जो सीरियसनेस है मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि पीएमएलए के थ्रू निकलती है। पनिशमेंट इन लॉ इज नॉट जस्टिसिएबल, ठीक है, जस्टिकेबल। तो एक्चुअली में बताया जा रहा है कि इसके अंदर 10 ईयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट है। इस तरह से बहुत सारे क्राइम होते हैं जिसकी पनिशमेंट 14 ईयर्स और भी मतलब कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होती है बजाय पीएमएलए के। तो जब ज़्यादा पनिशमेंट स्ट्रिंजेंट होती है पीएमएलए के और बहुत सारे मतलब क्राइम्स के अंदर, तो फिर 10 ईयर्स की पनिशमेंट मतलब इसकी सीवियरिटी कम है, तभी इसकी पनिशमेंट कम है, और उसके बावजूद भी इसके जो मेजर्स हैं जो इसमें यूटिलाइज किए जा रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, ठीक है, कि आप बेल नहीं दे रहे हो, सब कुछ नहीं दे रहे हो। तो ये मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है कि आप 14 ईयर्स की सज़ा के अंदर भी बहुत सारी अधिकार लोगों को दे रहे हो, लाइक सेल्फ इंक्रिमिनेशन वगैरह अलाउड नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप उनको अलाउ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे इतना स्ट्रिंजेंट हो जा रहे हो, तो इसमें एनोमली है। ये राइटर का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, अदरवाइज हालांकि कंट्री को एक ऑर्डर में बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं, पर राइटर बोल रहा है कि दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। और जो तीसरा एरर बताते हैं राइटर, वो बताते हैं इंटेंट इज रिफ्लेक्टेड बाई पार्लियामेंट एज पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल लॉ मेकिंग पावर, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसीजर इज incorporated in constitution itself and is meant to define the limit of law irrespective of intent. Only one can only hope that sometimes in the not distant future the court corrects the error। तो ये राइटर बोलते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, आर्टिकल 14, 19, 20 जो भी हैं, 21, उन सबको मतलब कंसिडर किया जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और सीवियरिटी ऑफ द क्राइम के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट्स वगैरह और प्रोसीजर वगैरह सब होने चाहिए। और यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे डेविएट करते हुए पीएमएलए के अंदर चीज़ों को किया जा रहा है, तो इससे काफ़ी सारे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो वायलेट हो रहा है, और काफ़ी सारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक मतलब कि इसकी वजह से वायलेट हो जा रहे हैं, और बहुत सारे जो राइट्स मिलने चाहिए जो कि नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के द्वारा मिलते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन जो है वो रेज कर रहा है राइटर, और ये एरर्स कुछ बता रहा है राइटर, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, क्योंकि पीएमएलए अभी भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आज के जो जितने भी हमारी एडिटोरियल्स थे उनको आज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है यदि आप उनको करना चाहें अटैम्प्ट, ठीक है, तो उसके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो जो है आपका आर्टिकल 21 जो है उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात की गई है, ठीक है। इसके अंदर एक वर्ड जोड़ा गया है डिग्निटी। आप अच्छे से लेक्चर को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से वर्डिक्ट के बाद इसे जोड़ा गया है, तो आपको बताना है उस वर्डिक्ट का नाम, कौन सा वर्डिक्ट था जिसके बाद ये वर्ड डिग्निटी जो है इंक्लूड किया गया है यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। उसी तरह से जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आता है वो आता है, हम देखते हैं आर्टिकल 20 को, ठीक है। तो इसमें 3 बातें की गई हैं। आज भी हमने इंक्रिमिनेशन की बात की है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, ठीक है। तो जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है उसकी हमने बात की है, उसके बाद डबल जेओपार्डी एक होता है। तो आपको आर्टिकल 20 के बारे में लिखना है, जो 3 चीज़ें हैं आर्टिकल 20 के अंदर उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो ये 2 आपके क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल एनालिसिस था। इसी तरह से हम आगे भी एडिटोरियल एनालिसिस करते रहेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए।